एक ऐसा शहर है जहाँ पर साफ सफाई को लेके सभी लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस रहते हैं, और अगर यहाँ पर आपको कोई कचरा फैलाते हुए या कचरा चुराते हुए देख लेते हैं तो वो लोग आपको पकड़ के ऐसी सजा देंगे जिससे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और आप अगर इस जगह पर कोई क्राइम करते हैं तो सोच लीजिए आपके साथ क्या हो सकता है। या कि लोग आपको सूली पे लटका के एक ऐसी खाई में फेंक देंगे जिससे नरक का दरवाजा भी कहते हैं, और इस खाई के अंदर कुछ ऐसे खतरनाक खतरनाक बीज रहते हैं जिनका सामना अगर एक बार आपसे हो जाता है तो आपका ऐसे बच के निकलना नामुमकिन है। और वही हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अपने सौतेले बाप के खून के झूठे इल्जाम में पकड़ लिया जाता है और उसे भी सूली पे लटका के उसी खाई में फेंक दिया जाता है। फिर उसका सामना उन्हें बीच से होता है, और इसके बाद गाइस क्या होता है वो आज हम इस कहानी में जानेंगे। तो कहानी के शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका सॉफ्टवेयर फट गया था और इसे सिल के ठीक किया जा सकता था, लेकिन इन सभी के सर में तो अमेरिका भूत चढ़ा। इसी कारण से ये सभी सॉफ्टवेयर को कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। फिर वो कचरा टनल से होते एक ट्रक के अंदर जा गिरता है और वो ट्रक एक वेयर हाउस के अंदर जाता है जहाँ पर सभी कचरे को जमा किया जाता है। और इसी बीच हम एक लड़के को देखते हैं जो कि इसी वेयर हाउस के अंदर जाता है और वो कचरे के अंदर से कुछ ढूंढ रहा था, और इसका नाम रूडो होता है और यही हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर है। तभी वही पर ही काम करने वाला एक आदमी रूडो को कचरा चोरी करते हुए देख लेता है तो वो अलार्म बजा देता है और रूडो को कहता है कि तुम ही वो कचरा चोर हो ना जो कि हमारे सुंदर शहर को कचरा चोरी करके गंदा कर रहे हो। तभी यहाँ पर और भी ऑफिसर आ जाता है तो रूडो उनके ऊपर कचरा फेंक के वहां से भागने लगते हैं और सभी ऑफिसर रूडो को घेर लेते हैं और रूडो के ऊपर फायर करने लगते हैं जैसे कि रूडो ने कोई कचरा नहीं बल्कि कोरियन का हीरा चोरी कर लिया। लेकिन फिर भी रूडो उन सभी से बच के वहां से बाहर आ जाता है। मैं तुम्हारे घटिया शहर को जरा सा भी गंदा नहीं कर रहा हूँ समझे केमिनो। और हम देखते हैं कि रूडो तो बस उस फटी हुई डॉल को वहां पर लाने गया था। फिर अगले दिन कुछ लड़कियां बातें कर रहे थे कि वो कचरा चोर फिर से आ गया। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कोई कचरा कैसे चोरी कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हीं झुग्गों में से कोई एक होगा। वही उनकी बातें कोई सुन रहा था जिसके कपड़े थोड़े से मैले थे और ये भी उन्हीं झुग्गों में से एक था। फिर वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं कि इस शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी दीवार होती है जिसके दाएं तरफ गरीब लोग और बाएं तरफ अमीर लोग रहते हैं। और ये लोग भी बातें कर रहे थे कि कल वो कचरा चोर फिर से आ गया था और इनको पता था कि एक अंक किसका हो सकता है, रूडो का। और रूडो के पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीबा होता है और चीबा कहती है रूडो कल क्या तुम फिर से कचरा चोरी करने के लिए गए थे, आखिरकार तुम समझते क्यों नहीं हो कि वो शहर वाले अपने कचरे को लेकर कितने स्ट्रिक्ट हो, और एक बार अगर तुम उनके हाथ आ गया है तो पता नहीं वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तुम फिक्र मत करो चीबा, मैं उनके हाथ कभी भी नहीं आया था तो अब कैसे आ जाता। और वैसे भी वो लोग ऐसे चीजों को भी फेंक देते हैं जो कि अभी भी काम में आ सकते हैं और मैं इन चीजों को ठीक करके बेच के थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेता हूँ। तभी अबर कुछ बच्चे आ जाते हैं और रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं और चीबा को कहता है कि तुम्हें इस कच्चा चोर के साथ नहीं रहना चाहिए, तुम अगर इसके साथ रहोगे तो तुम भी इसी की तरह बन जाओगे। और वैसे भी तुम्हें तो पता होगा कि ये जगह क्रिमिनल को कैद करने के लिए बनाया गया था और हम भी उन्हीं के वंशज और हम बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि हमारी इमेज सुधर सके। लेकिन इसके बाप ने शहर के कई सारे लोगों का खून करके हमारे सारे किए करे पर पानी फेर दिया। और ये बात सुनकर रूडो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उनको गुस्से से देखने लग जाते हैं और ये देख के उससे भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और रूडो को एक एक वहां से चले जाते हैं कि ये भी एक दिन इसी के बाप के जैसा खूनी बनेगा। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम कभी भी किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। और ये बात सुनकर रूडो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। तभी चीबा उस सॉफ्टवेयर को देखती है और रूडो को कहती है क्या तुमने इस सॉफ्टवेयर को ठीक किया है। तो रूडो कहता है कि मैं इस सॉफ्टवेयर खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ। और रूडो उस सॉफ्टवेयर को चीबा को दे पाती तभी चीबा की मॉम वहाँ पर आ जाती है और चीबा को वहाँ से ले जाती है। तो रूडो वापस अपने घर जाने लगते हैं और घर के अंदर पहुंचते ही वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम रेक्टो है वो कहता है कि ये सॉफ्टवेयर मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ, यही कहा था ना तुमने। रेक्टो वहाँ पर क्या तुम हमारी बातें छुप के सुन रहे थे। खैर ऐसा छोड़ो, अब बताओ कल तुम क्या गुल खिला रहे थे। देखो हमारी हालत इतनी भी खराब नहीं है जिससे तुम्हें इतना रिस्की काम करना पड़े। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हें सड़क से उठा के पाल के कोई एहसान कर दिया हो। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं, हम एक फैमिली है समझे। मैं समझता हूँ रेक्टो कि तुमने मेरे ऊपर कोई भी एहसान नहीं किया है, लेकिन तुमने एक बेसहारा बच्चे को सहारा दिया, इसी कारण से मैं चोरियां करता हूँ ताकि तुम्हारा बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए। ओ ऐसी बात है, काश तुम इतना खुल के चीबा से भी बात कर सकते हो। और ये बात सुनकर रूडो शर्माने लगता है। तभी रेक्टो रूडो के हाथ में वो चोट देख लेता है जो कि रूडो को फायरिंग के समय लगा था। तो रेक्टो रूडो के कपड़े उतार के रूडो के हाथ में मरहम पट्टी कर देता है और हम देखते हैं कि रूडो के हाथ जो कि काफी ज्यादा अजीब दिख रहे थे और इससे कभी कभार रूडो को बहुत ही ज्यादा दर्द भी होता था। तो ये सब देख के रेक्टो ने रूडो को ग्लव दिया था जिसके कारण रूडो के दर्द काफी हद तक कम हो गया था। अब सुनो रूडो, चीबा को जल्दी से अपने दिल की बात बता दो वरना तुमसे पहले कोई चीबा को उड़ा ले जाएगा, क्योंकि वो है ही इतने क्यूट। और वो दोनों बातें कर ही रहे थे, वही बाहर कोई उनकी बातें छुप के सुन रहा था। फिर अगले दिन रूडो उस सॉफ्टवेयर को लेकर चीबा को ढूंढने लगता है ताकि रूडो इस सॉफ्टवेयर को चीबा को दे सके। और चीबा को ढूंढते ढूंढते रूडो उसे खाई के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि उस खाई में किसी को फेंका जा रहा है। और ये सब देख के रूडो मन में
में कहता है लोगों का कहना यह है कि एक खाई एक बहुत ही बड़ा डंप यार्ड है जहाँ बस सारी दुनिया का कचरा फेंका जाता है और जो लोग क्राइम करते हैं उन्हें भी इसी खाई के अंदर फेंका जाता है क्योंकि कचरे की असली जगह वही पर ही है और कोई भी नहीं जानता कि इस खाई के अंदर क्या है और लोगों को इस खाई के अंदर फेंके जाने के बाद उनका क्या होता है। और रूडो ऐसा सोच ही रहा था तभी अब चीवा आ जाते और चीवा कहते हैं कि मैंने सुना है कि हमारे एरिया को इस तरह जानबूझ के बनाया गया था ताकि ये सब देख के हम कोई भी क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे, लेकिन रूडो तुम कचरे के लिए खुद को खतरे में मत डालना जिससे कि तुम्हें इस खाई में फेंक दिया जाए। हाँ, रेक्टर ने भी मुझसे ऐसा ही कहा था। हाँ, वो तुम्हें बेशक ऐसा कहेंगे क्योंकि वो तुम्हारे फिक्र करते हैं और तुमसे प्यार करता है बिल्कुल मेरे जैसे। और ये बात बोल के चीवा के बाद में रियलाइज होता है कि उसने गलती से रूडो को अपनी दिल की बात कह दी और रूडो भी हिम्मत करके और सॉफ्ट चीवा को दे देती है तो चीवा भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है और रूडो ये सब देख के खुशी के मारे उसका चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है। फिर रूडो दौड़ के ये सारी बात रेक्टर को बताने जाता है और जैसे दरवाजा खोल के घर के अंदर जाता है वो ये देख के एकदम शॉक हो जाता है कि एक मास्क पहने आदमी ने रेक्टर के अंदर अपनी तलवार घुसा दी है। और ऐसे देख के रूडो गुस्सा के उस आदमी को रोकने जाता है लेकिन वो आदमी रूडो के मुंह में मुक्का मार के उसे कोन में पड़ा छोड़ के एक डायरी लेके वहां से चला जाता है। और उस आदमी के जाने के बाद रूडो देखता है कि रेक्टर अभी भी जिंदा है तो रूडो दौड़ के रेक्टर के पास जाता है और रेक्टर रूडो को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और इस दुनिया को बदल दो। और रूडो वहां से जा पाता तभी कुछ पुलिस वाले आके रूडो को पकड़ लेते और उनको लग रहा था कि रूडो ने ही रेक्टर को मारा है। तुम लोग आखिरकार कर क्या रहे हो? रेक्टर को जिसने मारा है वो अभी तक ज्यादा दूर नहीं गया है, उसे जाके पकड़ो। और वैसे भी रेक्टर अभी तक मरा नहीं है लेकिन तब तक रेक्टर जा चुका था, इसी कारण रूडो की बात कोई नहीं सुनता और रूडो को खाई में फेंक देने का आदेश दे दिया जाता है। उसके बाद रूडो को भी सूली पे लटका दिया जाता है और सभी लोग बातें कर रहे थे कि हमें तो लगा ही था कि एक कचरा चोर किसी का खून करेगा लेकिन जिसने इसे पाल पोस के इतना बड़ा किया उसका ही खून कर दिया, इसे तो हमारी जमीन पर रहने का जरा सा भी हक नहीं है, इसे जल्दी से फेंक दो। और रूडो को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। तभी भीड़ में से रूडो चीवा को देखती है और चीवा रूडो को कहते है कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया लेकिन तू तो अपने डैड के जैसे निकले, एक कातिल है। बोलते हुए चीवा रूडो का गिफ्ट किया और सॉफ्ट वहीं पर गिरा के चली जाती है। इसके बाद सभी फिर से चिल्लाने लग जाता है कि कचरे को जल्दी से खाई में फेंक दो। तो रूडो सभी को कहता है कि असली कचरा मैं नहीं बल्कि तुम सभी हो क्योंकि भगवान ने तुम्हें कान नाक दिमाग सब कुछ दिया लेकिन तुम लोग उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते और करना चाहते भी नहीं हो। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको ही खत्म कर दूंगा। उसी टाइम रूडो भीड़ में से उस आदमी को देख लेता है जिसने रेक्टर का खून किया था और रूडो कुछ कर पाता तभी उसे खाई में फेंक दिया जाता है। और थोड़ी देर बाद रूडो की आँख खुलती है तो वो खुद को एक कचरे के ढेर में पड़ा हुआ पाता है और उसके चारों तरफ बस कचरे के अलावा कुछ नहीं था। फिर रूडो पीछे मुड़ के देखता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़े कचरे से बना मॉन्स्टर आ जाता है और इसे देख के रूडो को समझ आ गया था कि इस खाई को क्यों नहर का दरवाजा कहते हैं। उसके बाद रूडो उस मॉन्स्टर से बचते हुए भागने लग जाता है और रूडो का स्वागत करने के लिए वहाँ पर 2 और मॉन्स्टर आ जाता है और रूडो के ऊपर हमला कर देता है जिसके कारण रूडो लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है। और रूडो सोचता है आखिरकार एक कचरे से बना हुआ चीज क्या है और ये चल कैसे रहा है, मैं क्या फिर से मरने वाला हूँ? और अगर मैं इस चीज से बच भी गया तो सारी जगह की जहरीली हवा से मैं पक्का मर जाऊंगा, क्या यहाँ पर कोई सेफ जगह नहीं है? तभी रूडो को रेक्टर के बारे में याद आता है जिसके कारण रूडो के अंदर एक अजीब सी पावर जाग होती है और रूडो एक डंडा उठा के एक मॉन्स्टर का मुंह एक ही बार में तोड़ देता है। और रूडो पहले के मुकाबले उन मॉन्स्टर से ज्यादा अच्छे से लड़ पाता लेकिन फिर भी रूडो उन सभी से बहुत ही ज्यादा कमजोर था और रूडो की हालत पहले ही बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी जिसके कारण रूडो खून के उल्टिया करने लगता है। तभी पीछे से 2 मॉन्स्टर आने लगता है जिसे देख के रूडो के अंदर की शक्ति फिर से जाग होती है और रूडो एक धारदार चीज उठा के उन दोनों मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। और अब रूडो काफी ज्यादा थक चुका था जिसके कारण वो घुंडे के बल आ जाता है। वही वो तीसरा मॉन्स्टर जो कि अभी तक बचा हुआ था वो जमीन में एक जोरदार पाव मारता है जिसके कारण सारा कचरा उड़ने लगता है और रूडो भी उड़ के एक अजीब से शख्स के पास पहुंच जाता है और वो शख्स रूडो को लात मार के एक मास्क पहना देता है जिस कारण रूडो पहले के मुकाबले अब अच्छे से सांस ले पा रहा था। तो रूडो उस शख्स को कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और ये जगह कौन सी और वो मॉन्स्टर कैसे है? तो वो बंदा उससे चुप रहने को कहता है लेकिन रूडो बकबक किया जा रहा था तो वो बंदा रूडो को चिल्लाते हुए कहता है हम जमीन के नीचे नहीं बल्कि जमीन के ऊपर है और एक कचरा देख रहे हो ना, ये तुम जैसे स्पेयर है नहीं यहाँ पर फेंका है। और वो मॉन्स्टर लोगों की आवाज सुन के उनके पीछे आता है जिस कारण वो अब यहाँ पर आ गया और इन्हें ट्रैश बीच कहा जाता है। तभी यहाँ पर एक ट्रैश बीच आ जाता है जिसे देख के वो बंदा अपने छाते से लाइट निकालने लग जाता है और उस ट्रैश बीच का एक ही बार में कचुम्बर बना देता है और इतना शोर के कारण वहाँ पर कई सारे ट्रैश बीच आ जाते हैं।
तो वो बंदा एक एक करके सभी ट्रैश वेस्ट को खत्म करने लग जाता है। और ये देख के रूडो कहता है कि आखिरकार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है क्या खाई के नीचे सभी लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है? अगर मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती तो मैं उन कमीनों को सब सिखा देता। तुम आखिरकार हो कौन? मेरा नाम इंजन है और मैं एक क्लीनर हूँ। वही रूडो काफी ज्यादा थक जाने के कारण वो बेहोश हो जाता है। फिर हम रूडो का पास देखते हैं जहाँ पर रूडो रेक्टो को कहता है कि तुमने कहा था कि हम अगर अपनी प्यारी चीजों का अच्छे से ख्याल रखें तो उनमें सोल आ जाती है। तो रेक्टो कहता है ये तो बस एक कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहानी इसलिए बनाई गई थी ताकि हम अपनी चीजों का अच्छे से ख्याल रखें, लेकिन मैं इस पर विश्वास करता हूँ। और उसी तरह अगर तुम अपने ग्लव का भी अच्छी तरह से ख्याल रखोगे तो कभी न कभी तुम्हारे ग्लव में भी सोल आ जाएगा और ये तुम्हारी मदद करेगा। तभी रूडो को होश आता है तो वो देखता है कि इंजन उसे बांध के कहीं पे ले जा रहा था। तो रूडो उसे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे बांध के क्यों रखा है और तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? जल्दी से मुझे छोड़ो, मुझे ऊपर जाके उन बेवकूफों को सबक सिखाना है। सुनो बच्चे, तुम जहाँ से आए हो उसे हम स्फीयर कहते हैं और वो जगह आसमान में है और वो एक जगह से दूसरी जगह हर समय मूव करता ही रहता है। इसलिए फिलहाल के लिए ये बात भूल जाओ कि तुम वहाँ पर जा सकते हो जो भी हो, लेकिन मैं तो ऊपर जाके रहूंगा। और तुमने अभी कहा कि ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, तो कभी ना कभी तो ऊपर जाना पॉसिबल होगा और तुम इसके बारे में जरूर जानते हो। तो मुझे जल्दी से इसके बारे में बताओ और तुम्हारी इस दुनिया और मॉन्स्टर और तुम्हारे पावर के बारे में भी बताओ। तुम बहुत बकबक करते हो बच्चे, ठीक है, तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो सब कुछ मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। उसके बाद इंजन रूडो को एक जगह पर अकेले छोड़ के वहां से चला जाता है और वहाँ पर कुछ और लोग थे जो कि रूडो को देख के हैरान थे, क्योंकि ऊपर से जो कोई भी आया था वो अभी तक जिंदा नहीं था और रूडो तो अभी तक जिंदा है, जिसे देख के वो सभी हैरान थे। फिर उनमें से एक बंदा रूडो को खोलने लगता है और ट्रक के अंदर जाके उसे और भी कस के बांध देता है और रूडो को कहता है स्फीयराइट के बॉडी और स्फीयराइट के कपड़ों के अच्छे खासे दाम मिल जाते हैं, लेकिन किसने सोचा होगा कि हमारे हाथ एक जिंदा स्फीयराइट लग जाएगा? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि हमारे यहाँ के लोग स्फीयराइट को क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम सभी तुम सभी से नफरत करते हैं और तुम सभी ने जो हमारे यहाँ पर कचरा फेंका है उसके कारण यहाँ की हवा जहरीली हो गई है और यहाँ पर मॉन्स्टर भी आ गया है। इसी कारण से यहाँ के लोग तुम सभी को खरीद के तुम्हारे ऊपर चीर फाड़ करते हैं। और एक बार ऊपर स्फीयर पर तो तुम्हें साथ बहुत अच्छे अच्छे खाना खाने को मिलता है, तो तुम्हें शायद हमारे यहाँ का गंदा खाना हजम नहीं होगा, लेकिन अब जबकि तुम हमारे यहाँ पर हो तो तुम्हें तो एक खाना खाना ही पड़ेगा। ये बोल के वो बंदा रूडो को गंदा खाना जबरदस्ती खिलाने लगता है और रूडो खाने के साथ साथ उस बंदे के उंगलियों के मांस भी खा लेता है और उसे कहता है ये खाना गंदा नहीं बल्कि अभी भी खाने लायक है। और तुम्हें क्या लगता है कि ऊपर के लोग तुम सभी से ज्यादा अच्छे से रहते हैं? एक बार ऊपर जाके देखो तब पता चलेगा कि यहाँ के लोगों में और ऊपर के लोगों में कोई फर्क नहीं है। और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम लोग मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो? तो आ जाओ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके बाद रूडो के अंदर पहले के मुकाबले और भी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। ये देख के वो सभी हैरान थे, क्योंकि इस पावर को कुछ चुनिंदा लोग ही यूज कर पाते हैं और उन्हें गिवर्स कहा जाता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस भी यूज कर सकता है। ये देख के वो सभी हैरान थे। उसके बाद वो सभी रूडो को वो हमला कर देता है, तो रूडो अपने चेन की मदद से उन सभी को पछाड़ देता है। तो वो सभी सबसे पहले रूडो के चेन को उससे अलग कर देता है, क्योंकि एक गिवर्स की पावर बूस्टिंग हथियार ही उसका सब कुछ है और अगर वो उसके पास नहीं रहेगा तो वो बंदा लाचार हो जाएगा। इसके बाद रूडो एक टायर को उठाता है और इसमें भी अपना पावर भर देता है। ये देखिए वो सामने वाला बंदा इतने से शॉक हो जाता है, क्योंकि गिवर्स एक से ज्यादा चीजों पे अपना पावर नहीं भर सकते हैं, लेकिन रूडो तो एक से ज्यादा चीजों पर भी अपना पावर भर सकता है। थोड़ी देर बाद रूडो वापस सभी को पेल देता है और वही पर हवा छोड़ देता है। फिर वो आखिरी बंदे को भी पेलने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर इंजन आके रूडो को रोक लेता है और हद से ज्यादा पावर यूज करने के कारण रूडो के नाक से खून निकलने लग जाता है। मुझे माफ कर देना बच्चे, कुछ भी करने से पहले मुझे देखना था कि तुम्हारे असली पावर क्या है। मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में और हमारी पावर के बारे में सब बताऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे टीम क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद इंजन रूडो को डॉक्टर के पास ले जाता है चेकअप कराने के लिए और इंजन फोन में से किसी से बात कर रहा था और वो कह रहा था कि मुझे नो मैन लैंड में एक लड़का मिला और वो काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैंने उसे क्लीनर्स में ज्वाइन करवा लिया। फिक्र मत करो, मैं उसे तुमसे भी मिलाने जरूर लाऊंगा। ये अजीब से इंसान, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे बेकार टीम को ज्वाइन कर रहा हूँ और मुझे जल्द से जल्द ऊपर जाना है? तो ये सब बकवास छोड़ो और मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताओ। अपना मुंह बंद करो बच्चे, और तुम बहुत नसीब वाले हो जिसके कारण तुम बच गए। अगर तुम उस जगह पर थोड़ी देर और सांस ले होते तो तुम मर गए होते। और तुम क्या सोच के उस जगह पर गए थे? तुम्हें तो इस भले इंसान का शुक्रमंद होना चाहिए जिसने तुम्हें बचाया है। थोड़ी देर बाद रूडो का टीम मैन हो जाता है तो वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और रूडो इंजन को कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रमंद हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे टीम क्लीनर्स को ज्वाइन करने का समय नहीं है। मुझे जल्द से जल्द ऊपर जाके अपना बदला लेना है। सुनो बच्चे, उन लूटेरों वाले हादसे से तो तुम्हें साथ पता चल गया होगा कि यहाँ के लोग स्फीयराइट को किस नजर से देखते हो, और अगर फिर भी तुम यहाँ पर पूछताछ करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर उनको पता चल जाए कि तुम एक स्फीयराइट हो तो वो लोग
तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तुम्हें पता है, इसलिए अपना मुंह बंद करो और मेरे पीछे आओ। उसके बाद इंजन रूडो को खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले आता और रूडो खाना खाते खाते सोच रहा था कि मुझे हमेशा से लगता था कि ये जगह कचरा फैलाने का एक डंप यार्ड है, लेकिन किसने सोचा होगा कि खाई के नीचे एक पूरा शहर बसा हुआ है। अब चलो बच्चे काम की बात करते हैं। इस जगह पर सिर्फ कचरा ही जमा नहीं होता बल्कि इस जगह पर इमोशन भी जमा होता है, जिससे हम एनिमा कहते हैं। और इस जगह पर ज्यादा कचरा होने के कारण और ट्रैश मॉन्स्टर इसी एनिमा से ही बन गए हैं और ज्यादातर ट्रैश भी उन्हें डंप यार्ड एरिया में रहता है, लेकिन कभी कभार वो शहर में भी घुस जाता है और इंसानों को देखते हैं उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उनके ऊपर मामूली वेपन्स काम नहीं करते क्योंकि उनका कोर एनिमा से बना हुआ होता है, इसलिए उनको हराने के लिए एनिमा वाले वेपन्स ही चाहिए। उसमें से तुम्हारा ग्लव और मेरा छाता एनिमा से बना हुआ है और इन वेपन्स को हम वाटर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ज्यादातर लोग इस पावर का यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन तुम और मैं इस पावर का यूज कर सकते हैं। सीधा भाषा में कहे तो क्लीनर्स एक ऐसा ग्रुप है जो कि ट्रैश मॉन्स्टर को खत्म कर दे, इसलिए हमें हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा क्लीनर्स की जरूरत है। इसके बाद इंजन रूडो को एक पैसे की थैली देके वहां से जाने लगते हैं और इसे देख के रूडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि इंजन ने रूडो के कपड़े बेच के ये सारे पैसे लाए हैं। वैसे देखा जाए तो रूडो वो सारे कपड़े पहन के यहाँ पर घूम भी तो नहीं सकता था, तभी यहाँ पर एक बिल्ली आके रूडो की पैसे की थैली लेके वहां से भागने लगते हैं और रूडो भी इसके पीछे पीछे गली के अंदर आ जाता है। फिर रूडो एक बंदे का स्टिक उठा के उस बिल्ली को पकड़ लेता है। ये बच्चे शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि किसी के चीजों को बिना पूछे लेने को चोरी कहते हैं, इसलिए जल्दी से मेरी चीज मुझे लौटा दो। हाँ, ये तो बस एक मामूली सा डंडा है। तभी वो बंदा रूडो को लात मार के अपनी स्टिक ले लेता है और इंजन की तरह उस स्टिक के अंदर से एनर्जी निकलने लग जाता है। ये देख के रूडो समझ जाता है कि ये बंदा भी एक क्लीनर है। तुमने मेरी कीमती चीज मुझसे बिना पूछे ली है तो तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोल के वो बंदा रूडो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह रूडो उस हमले से बच जाता है। तो तुम्हें और नए क्लीनर रूडो हो, इंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया है। मैं आकुड़ा क्लीनर से हूँ, मेरा नाम सांका है। इंजन ने मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें एक बेसिक लेसन से शुरू कराना पड़ेगा कि किसी के चीजों को चोरी नहीं करते। शायद तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। और ये बात सुनते रूडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उसे रेक्टो की कही हुई बात याद आती है कि रेक्टो ने उसे कहा था कि तुम्हें हर समय अपनी टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम शांत होकर सोचना कि गलती तुम्हारी है या सामने वाले की। अगर गलती तुम्हारी है तो चुपचाप उससे माफी मांग लेना। तो रूडो को भी समझ आ जाता है कि उसने इसकी कीमती चीज चुरा के गलती की है, तो रूडो उससे माफी मांग लेता है। उसी तरह जानका शांत हो जाता है और रूडो के ऊपर हमला करने के लिए माफी मांगता है और ये देख के रूडो शौक हो जाता है कि रेक्टो के पास सही निकली। शायद हमारी पहली मुलाकात सही नहीं हुई, लेकिन अब जबकि हम एक ही टीम में है तो चलो दोस्ती कर लेते हैं। तो बोलो तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है? मुझे अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि एक ग्लव मेरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और मुझे ये नहीं पता कि इनको यूज कैसे करना है। तभी रूडो को याद आता है कि रेक्टो ने उसे एक और बात बताई थी कि तुम अगर किसी से बात करो तो उससे हंस के बात करना, इससे खड़ा से खड़ा सिचुएशन भी सही हो जाती है। तो रूडो जानका से हंस के बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो जानका से एक ऐसी हंसी हंसता है जिससे कोई भी बच्चे देख के डर जाए। तो जानका कैसे शांत रहता? तुम्हारी आखिर का हिम्मत कैसे हुई बच्चे ऐसी शक्ल बना के? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो रूडो को कुछ समझ नहीं आता कि जानका को क्या हुआ। तो रूडो को लगता है कि उसकी स्माइल शायद सही नहीं हुई। तो रूडो दूसरी तरह से स्माइल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे देख के जानका और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों में जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। मुझे तो तुम्हें पहली बार देख के समझ आ गया था कि हम दोनों में नहीं बनेगी और तुम जैसे कचरे का सपना भी एक कचरा ही है शायद। ओए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सपने को कचरा कहने की? आखिरकार तुम्हें पता ही क्या है मेरे बारे में? ये बोल के रूडो एक डंडा उठा लेता है और उसके अंदर से एनर्जी निकाल देता है। तुम तो कह रहे थे तुम्हारा वाटर इंस्ट्रूमेंट और ग्लव है, कहीं तुम जिस भी चीज को छूते हो उसे वाटर इंस्ट्रूमेंट में तो नहीं बदल देते हो। अब मैं समझा कि इंजन तुम्हारे बारे में इतना कुछ क्यों कह रहा था, लेकिन फिर भी तुम मुझसे बहुत कमजोर हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये बोलते जानका रूडो के ऊपर हमला कर देता है और रूडो भी किसी तरह जानका के हमले को डिफेंड कर रहा था, लेकिन जानका का पावर और स्पीड बहुत ही ज्यादा होने के कारण जानका रूडो को मुंह के बल गिरा देता है और जानका नोटिस करता है कि उसके चेहरे में कुछ लगा हुआ है। तो जानका उसे छू के सूंघ के देखता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो टट्टी था और रूडो जिस हथियार का यूज कर रहा था वो असल में टॉयलेट साफ करने वाला ब्रश है। और जानका रूडो को ये बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो जानका की बात नहीं सुनता और उस ब्रश से जानका के ऊपर हमला कर देता है। तो जानका उस टट्टियों के छींटे से बचते हुए रूडो से भागने लगता है। वही रूडो सोचता है कि ये चीज तो उसमें बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जिससे जानका जैसे ताकतवर ओपोनेंट भी डर के भागने लगता है। तो रूडो इसी ब्रश को लेकर जानका के पीछे पड़ जाता है और जानका भागते भागते उसके पैरों के नीचे एक बिल्ली आ जाती है, जिसके कारण जानका गिरने की हालत में आ जाता है और इसी का फायदा उठा के रूडो जानका के ऊपर टट्टियों की बारिश कर देता है और जानका वहीं पर ही ढेर हो जाता है। थोड़ी देर बाद इंजन अपनी गाड़ी को लेकर रूडो जानका को अब लेने आता है और इंजन को जैसे पता चलता है कि रूडो ने जानका को कैसे हराया है तो इंजन जोर जोर से हंसने लगता है और रूडो को भी तो पता चल गया था कि वो इतनी देर से किस हथियार से जानका के साथ लड़ रहा था। सुनो रूडो, भले तुम दोनों की आज की पहली मुलाकात ज्यादा अच्छी ना हो, लेकिन जानका आज से तुम्हारा टीचर होने वाला
वाला है। और वाटर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो क्लीनर्स में जांग का ही सबसे बेहतर तरीके से वाटर इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकता है। वही गाड़ी के पीछे एक और क्लीनर थी जिसका नाम रियो है, और रियो यहाँ पर रूडो को ही देखने के लिए आई थी। फिर रियो रूडो के बालों को छू के बोलने लगती है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से स्पेयर राइड देखे हैं, लेकिन आज जिंदा स्पेयर राइड पहली बार देख रहा हूँ। और रूडो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक सुंदर कन्या की मुलायम हाथ उसके गंदे और बदबूदार बालों के गुच्छों को छू रहा है। फिर वो सभी क्लीनर हेडक्वार्टर में जाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी क्लीनर हेडक्वार्टर तक पहुंच गए थे, और अंदर जाते ही सबसे पहले इंजन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट जैमी से रूडो की मुलाकात करवाता है। और जैमी के बारे में इंजन ये भी कहता है कि क्लीनर्स में आज तक जो कोई भी पहली बार शामिल होता है उनकी जांच जैमी ही सबसे पहले करती है। और जैमी की वाटर इंस्ट्रूमेंट्स के ग्लासेस है, और चाहे तो अपने ग्लासेस की मदद से किसी के भी अंदर झाँक के उसके बारे में सब जान सकती है। तभी जैमी को रूडो के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देख के जैमी भी हैरान हो जाती है। ये लड़का पहले ही बहुत ही ज्यादा एथलेटिक है, इसलिए इसे उस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, और इसके वाटर इंस्ट्रूमेंट के साथ अच्छा कनेक्शन है। बस इसे अपने वाटर इंस्ट्रूमेंट को चलाना नहीं आता, तो इसे बस अपने वाटर इंस्ट्रूमेंट को चलाना सीखना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब मैं रूडो को हमारे बॉस से मिलाने ले जाता हूँ। एक इंजन वहां से जाने लगता है, लेकिन इंजन को भी अंदाजा हो गया था कि जैमी उनसे कुछ छुपा रही है। उसके बाद वो दोनों बॉस के कमरे के दरवाजे में आ गए थे। सुनो रूडो, मुझे पता है कि तुम बॉस से मिलते ऊपर जाने का रास्ता पूछोगे, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ पर जानकारी ऐसे नहीं मिलती, इसलिए तुम बॉस से कहोगे कि जानकारी के बदले में मैं यहाँ पर काम करूंगी, समझे। और एक जरूरी बात, मैंने तुम्हें पहले अपने वाटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था क्योंकि वो जरूरी था, लेकिन तुम एक बेवकूफ की तरह बॉस के वाटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में मत पूछना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं जानता कि बॉस का वाटर इंस्ट्रूमेंट कौन सा और उसमें कौन सी पावर है, लेकिन फिर भी हम बॉस की बहुत इज्जत करते हैं। इसके बाद रूडो हिम्मत करके दरवाजा खोल के अंदर जाता है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। सॉरी, मैं बताना भूल गई थी कि बॉस एक काम से बाहर गए हैं और किसी को नहीं पता कि वो कब यहाँ पर आएंगे। वो हद होते हैं, माना कि वो हमारे बॉस है, लेकिन वो हमें बता के तो जा सकते हैं कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। लगता है कि फिर से हमें एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा बॉस से मिलने के लिए। तब तक क्यों ना रूडो तुम हमें काम करते हुए देखने चलो। वैसे भी बॉस कहना था तुम ऑफिशियली क्लीनर्स में ज्वाइन भी नहीं हो सकते, और इससे शायद मैं तुम्हें और भी अच्छे से जान लूँ। उसके बाद वो सभी मास्क पहन के कचरे के ढेर की तरफ चले आते हैं, और रूडो इन सभी कचरे के ढेरों को देख के मन में कहता है, जब मैं स्पीयर पर रहता था तब मैं बहुत सोचता था कि खाई के नीचे क्या है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि खाई के नीचे इतना कुछ है। क्या ऊपर के लोगों को नहीं पता कि खाई के नीचे क्या है, या उन लोगों को पता है और वो लोग जानबूझ के नीचे कचरा फेंकते हैं। जो भी हो, लेकिन ये जगह मेरे लिए कोई ट्रेजर हंट से कम नहीं है। सुनो रियो, मैं काफी समय से तुमसे एक बात पूछना चाहता था कि ये सभी कौन है। ये सभी भी हमारी तरह क्लीनर है, लेकिन इनके अंदर हमारी तरह अनोखी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी ये सभी क्लीनर्स के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तभी वही पर एक सबूता रूडो को नोटिस करता है और रूडो के पास जाके उसका हाथ मिलाता है, और जैसे उसका हाथ पकड़ता है वो बंदा रूडो का हाथ किसी बैगन को भरते के जैसे मसल देता है। ये बंदा सच में कमाल का है ना रूडो। भले इनके पास हमारी तरह अनोखी पावर नहीं है, लेकिन इनके पास इतनी ताकत है जिससे अगर ये किसी भी ट्रैश मॉन्स्टर को पकड़ ले तो वही पर ही मसल दे सकते हैं। तभी यहाँ पर ट्रैश बिस्ट का एक झुंड आ जाता है और उनके बॉर्डर के दीवारों को हिलाने लग जाता है। तुम आखिरकार ऐसे समय में इतना शांत क्यों हो? हमारे सामने ट्रैश बिस्ट का एक झुंड है, तो हमें जल्दी से और भी लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहिए। घबरा मत रूडो, बैटल ग्राउंड में अगर सर्वाइव करना है तो खुद को शांत रखना पड़ेगा। अगर तुम जल्दबाजी करते हो तो तुम्हारा गेम वही पर ही ओवर हो सकता है, और वैसे भी हमारा बॉर्डर का ये दीवार बहुत ही ज्यादा मजबूत है। एक कमजोर ट्रैश मास्टर कभी भी हमारे दीवार को तोड़ नहीं सकते हैं। वो इसी वजह से इंजन हर समय इतना शांत रहता है। शायद इसी चीज की मेरे अंदर कमी है, जिसके कारण ही मैं अपने वाटर इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्रैश मास्टर आके उनके दीवार को तोड़ देता है। ये आखिर किस तरह का ट्रैश मास्टर है? मैंने पहले कभी भी इतना स्टाइलिश ट्रैश मास्टर नहीं देखा है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने से ताकतवर ओपोनेंट से लेने का मजा ही कुछ अलग है। ये बोल के रियो कैची को बाहर निकालते है, और यही कैची रियो का वाटर इंस्ट्रूमेंट है। फिर रियो अपने कैची को ट्रांसफॉर्म करके उन छोटे छोटे ट्रैश मास्टरों के बीच में जाके एक ही बार में उनसे भी ट्रैश मास्टर का सर उड़ा देती है। सुनो रूडो, रियो के पास जो कैची देख रहे हो ना, वही उसका वाटर इंस्ट्रूमेंट है। और ज्यादातर लोग हाथों से कैची चलाते हैं, लेकिन रियो पैरों से कैची चलाना पसंद करते हैं। बस ये सब देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन यही रियो का स्टाइल है। तभी रूडो के पीछे एक ट्रैश मास्टर आ जाता है और रूडो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसी टाइम एक सपोर्टर आकर उस ट्रैश मास्टर को रोक लेता है और अपने एक ही हाथ से जमीन में गिरा देता है। फिर वो सपोर्टर उस ट्रैश मास्टर को उठा के रियो की तरफ फेंक देती है, जिससे रियो अपने कैच से उस ट्रैश मास्टर को 2 टुकड़े कर देती है। ओ तो वे एक क्लीनर्स ऐसे काम करते हैं। भले इन सपोर्टर्स के पास अनोखी ताकत नहीं है, लेकिन ये लोग ट्रैश मास्टर को कमजोर करके गिवर्स की तरफ फेंक देते हैं, ताकि गिवर्स इन ट्रैश मास्टर को आसानी से मार सके। थोड़ी
देर बाद रियो वहाँ पर सारे छोटे ट्रैश मास्टरों को खत्म कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बड़ा वाला ट्रैश मास्टर अभी तक था, तो रियो उस बड़े वाले ट्रैश मास्टर से निपटने चली जाती है। लगता है कि रियो अब उस बड़े वाले ट्रैश मास्टर से लड़ रही है, तो तब तक छोटे वाले ट्रैश मास्टर जो अभी तक बच गया है उनका हमें संभालना पड़ेगा ताकि रियो की लड़ाई में ये मास्टर ना आए। तभी अचानक से एक ट्रैश मास्टर जिंदा हो जाता है और उनमें से एक सबोर्डर के ऊपर हमला कर देता है, तो रूडो बिना कुछ सोचे उस ट्रैश मास्टर के सामने आ जाता है और अपने वाटर इंस्ट्रूमेंट के पावर को भी जगह देता है, जिस कारण उसके हाथ में जो डंडा था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका शेप काफी ज्यादा अजीब हो जाता है, जिसे देख के रूडो को समझ नहीं आता कि इसका यूज कैसे करना है। तभी रियो वहाँ पर आके अपने वाटर इंस्ट्रूमेंट की मदद से उस ट्रैश मास्टर का कचुम्बर बना देती है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, तो क्या तुमने उस बड़े वाले ट्रैश मास्टर को ठिकाने लगाया? मैंने उस ट्रैश मास्टर के 2 टुकड़े कर दिए, फिर भी वो नहीं मर रहा। ज्यादातर ट्रैश मास्टर के 2 टुकड़े करने के बाद वो मर जाते हैं, लेकिन इसके कई टुकड़े करने के बावजूद भी ये नहीं मर रहा। शायद ये कोई नए तरीके का ट्रैश मास्टर है। तो अब हम क्या करें? करना क्या है, मैं इसे तब तक काटूंगी जब तक मर न जाए। ये कहते रियो कूद के उस मास्टर के बालों के अंदर घुस जाती है और उसके बाद जैसे बालों को काट के उस मास्टर को एकदम गंजा कर देता है। तभी रियो को उस मास्टर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देती है। तभी वो ट्रैश मास्टर अपने सिर को बहुत ही तेज हिलाने लगती है और रियो को अपने सर से नीचे गिरा देती है। फिर वो अपने बाल जैसे वायरों को भी फिर से जोड़ देता है, जिसके तुरंत बाद ही वो ट्रैश मास्टर पागले की तरह या हुआ हमला करने लग जाता है, जिसे देख के रियो को समझ आ जाता है कि उसने पहले जहाँ पर इस मास्टर के ऊपर हमला किया था वही इस मास्टर का वीक पॉइंट है। तो रियो अपने कैची की मदद से उस मास्टर के सिर में वार करते और एक ही बार में वो मास्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद रियो को एक चीज मिलती है जो कि इस ट्रैश मास्टर को पावर दे रहा था, और ये चीज और कुछ नहीं बल्कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है और हमें अगले सीन में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जांग का ऊपर से लेके एक कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही थी। तो जांग का रियो से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ओ ये सब तो रूडो के लिए एक वेलकम पार्टी है। तो फिर ये पार्टी तुम लोगों ने रूडो के लिए अरेंज किया है, लेकिन रूडो इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठा है? वो इसलिए क्योंकि कल बैटल के बीच में रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम नहीं किया, इसी वजह से रूडो तब से ही ऐसे मुंह लटका के बैठा हुआ है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वैसे मैंने सुना कि कल तुम लोगों का सामना एक बहुत ही अजीब से ट्रैश बीच से हुआ था। हाँ तुमने ठीक सुना, वो ट्रैश बीच बाकी से काफी ज्यादा अलग था। उसका कोड एनिमस से नहीं बल्कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ था, जिसे देख के हम सभी हैरान हो गए थे, लेकिन मैंने इसकी जिम्मेदारी सीनियर क्लीनर को दे दी। अब वही जाने के आगे क्या करना है। उधर रूडो जो कि मुंह लटका के बैठा हुआ था, उसके पास वही सबोर्डर रहता है जो कि रूडो का जान बचाया था। वो सबोर्डर रूडो को कहता है कल ठीक से जान पहचान करने का समय ही नहीं मिला। वैसे मेरा नाम ग्रीस है और कल तुमने जो मेरे साथी की जान बचाई उसके लिए शुक्रिया। वैसे उसका नाम फॉलो है, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, बल्कि तुम्हें और रियो को मेरी जान बचाने के लिए आना पड़ रहा था। और ऊपर स्पीयर पर भी ऐसा ही होता था, मैं गुस्से में किसी को भी पीट देता था, फिर रिएक्टर को मेरी जान बचाने के लिए आना पड़ता था। मुझे जल्द से जल्द ऊपर जाना है, लेकिन मुझे अभी भी खुद को संभालने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता रूडो, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हम सिविलियंस को बेकार और कमजोर समझते हैं, लेकिन तुमने हमें वैसा नहीं समझा। वो लड़का फॉलो देख रहे हो ना, और ट्रैश भी इसको पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, लेकिन बिना पावर को वो ऐसा नहीं कर सकता है। और अभी वो अपने प्यारे जिसका अच्छे से ख्याल रख रहा है ताकि आगे चल के वो गिवर्स बन जाए, लेकिन उसने हमें कहा था कि वो अगर एक गिवर्स बन भी जाए तभी वो एक सपोर्टर ही रहना चाहेगा, ताकि वो उन लोगों को दिखा सके कि गिवर्स हो या सपोर्टर कोई भी किसी से कम नहीं है। और तुम भी वैसे ही हो, चाहे जो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचता है उन्हें सोचने दो, लेकिन तुम खुद पर भरोसा करो, तभी तुम जो चाहते हो वो कर पाओगे। और ये बात सुनते ही रूडो को रिएक्टर के बारे में याद आता है, जो कि रिएक्टर रूडो को ऐसे ही समझाता था। तभी वहाँ पर इंजन और बाकी सभी भी आ जाता है और रूडो को खाना खाने को कहता है। और ये बात सुनते ही रूडो को अपनापन महसूस होता है। उसके बाद जैमी सभी क्लीनर्स को अपने पास बुलाती है और सभी को कहती है मैंने यहाँ पर तुम सभी को इसलिए बुलाया है क्योंकि एक शख्स ने हमें रिक्वेस्ट भेजा है। वो शख्स जो कि पॉलिटिक्स जोन को क्रॉस करते समय उसके ऊपर एक ट्रैश बीच ने हमला कर दिया, और वो शख्स उस ट्रैश बीच से बच तो गया, लेकिन उसकी एक कीमती चीज उस ट्रैश बीच ने छीन लिया। और वो कीमती चीज और कुछ नहीं बल्कि एक स्पेयर राइड है, वो भी जिंदा। और इतने कम समय में 2 स्पेयर राइड मिल जाना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर रूडो को भी बुलाया है ताकि उस स्पेयर राइड से मिलने के बाद रूडो को ऊपर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। मैं अपने पावर को ठीक से यूज नहीं कर पाता हूँ, और अगर वहाँ पर जाने के बाद हो सकता है कि मैं तुम लोगों के ऊपर फिर से एक बोझ बन जाऊँ, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद अगर मुझे ऊपर जाने का कोई तरीका मिल जाए तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। उसके बाद वैसे भी उस जगह पर जाने लग जाते हैं जहाँ पर उस ट्रैश मास्टर ने उस आदमी का कीमती चीज चुरा लिया था। तभी फॉलो रूडो को कहता है रूडो तुम्हें पता है ग्रीस के पास एक ताबीज है, और उस ताबीज से प्रार्थना करता है कि किसी भी मिशन में जाने के बाद हम सुरक्षित लौट आए। ये तो बस एक मामूली सा ताबीज है जो कि मैंने एक दुकान से खरीदा था। मैंने सुना था कि प्रार्थना करने से किसी का भी बुरा नहीं होता, इसलिए मैं कभी
सब एक बार कर लेता हूँ, तभी यहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसका कीमती चीज ट्रैश बीच ने चुरा लिया था। तो रूडो उस बंदे को कहता है, क्या सच में आपके पास एक जिंदा स्पेयर रहता है? प्लीज मुझे उसके बारे में बताइए, मैं उसके बारे में सब जानना चाहता हूँ। मैं जब पॉलिटिक्स जोन को क्रॉस कर रहा था तब मुझे वो स्पेयर दिखा, लेकिन वो स्पेयर बेहोश था, इसके कारण मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाया। लेकिन वो ट्रैश बीच किस तरफ गया है मैं तुम सभी को वहाँ पर ले जा सकता हूँ। उसके बाद वो बंदा सभी को एक बिल्डिंग के अंदर ले जाता है और सभी जैसे बिल्डिंग के अंदर जाते हैं वो बंदा सभी को सामने धक्का दे देता है। उसी टाइम सभी के नीचे की जमीन टूट जाती है और सभी नीचे गिर जाता है। उधर वो बंदा सभी को देख के कीचड़ में बदल जाता है। तभी वहाँ पर दो और बंदे आते हैं, वो स्वेयर हमें दे दो तो हम तुम सभी की जान बख्श देंगे। मुझे शुरू से यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा था, तो तुम सभी ने हमें यहाँ पर फंसाया है। राइडर्स रूडो, तुम इन सभी से थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि ये सभी बहुत ही खतरनाक लुटेरे हैं और इनके गैंग का नाम राइडर्स है। हाल ही में मैंने सुना है कि ये लोग एक बहुत ही खतरनाक रिसर्च कर रहे हैं और डरने की बात तो ये है कि इनके ग्रुप में सभी गिवर्स भी है, इसलिए हमें इस सब को जांका पर छोड़ के यहाँ से भागना पड़ेगा। ये बोलने के तुरंत बाद ग्रीस रूडो को अपने साथ लेके बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लग जाता है। उधर जांका उन सभी को कहता है, तो फिर तुम सभी उस पेराइट को पकड़ के बेचना चाहते हो ताकि तुम सभी की जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन मैं ऐसा तुम सभी को करने नहीं दूंगा। तुम गलत हो, हम तो बस जानना चाहते हैं कि वो स्पेयर आखिरकार स्पेयर से जिंदा यहाँ पर कैसे आया, लेकिन उससे पहले शायद हमें तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। ये बोल के वो औरत वहाँ पर बहुत सारे कीचड़ के क्लोन बना देती है। ये देख के जांको को समझ आ जाता है कि वो बंदा जो कि पहले इन लोगों को यहाँ पर लाया था वो भी इसका ही एक क्लोन था, और तुम्हारा वाटर लिस्ट में शायद वो चीज है जिससे तुम इन सभी कीचड़ के क्लोन को बना रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी है तो कीचड़ के ही क्लोन ना, मैं इनको तब तक मारूंगा जब तक ये पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। ये बोल के जांगा सभी कीचड़ के क्लोन को मारना शुरू कर देता है। तभी वो दूसरा बंदा उन कीचड़ के क्लोन के अंदर से निकल के जांगा के ऊपर हमला करता है और जांगा उनके कीचड़ के जाल में बुरी तरह से फंस जाता है। आखिरकार तुम हमारे जाल में फंस गए, यहाँ के क्लीनर्स में अभी सबसे ताकतवर तुम ही हो, तो अगर हम तुम्हारा किस्सा यहीं पर ही खत्म कर दे तो उस पे आइडिया हमारा हो जाएगा। अपने ये बेकार की बातें बंद करो। हो सकता है कि मैं ट्रैश बीच के मुकाबले इंसानों से लेने में थोड़ा कम एक्सपीरियंस हो, लेकिन मैं तुम दोनों के मुकाबले अपने वाटर इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं हर सुबह अपने वाटर इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से चेक करता हूँ और उसकी टेस्टिंग करता हूँ, इसलिए मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। ये बोलते जांका जमीन के नीचे अपने डंडे को बहुत जोर से मारता है, जिसके कारण जमीन के नीचे से एक वाइब्रेट क्रिएट होता है और जांका को पता चल जाता है कि वो बंदा किस कीचड़ के क्लोन के अंदर छुपा हुआ है। तो जांका एक ही बार में उस बंदे के और उस औरत का खेल खत्म कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही उस औरत के सभी कीचड़ के क्लोन गायब होने लगते हैं। तभी जांका के पीछे एक और बंदा आता है और वो बंदा जांका को कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इन दोनों को हरा दोगे। उसके बाद हम रूडो और बाकी सपोर्टर को देखते हैं जिन्होंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया था। तो ग्रीस सभी को कहता है कि तुम सभी रूडो को लेके यहाँ से निकलो, मैं जांका की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर कोई आने लगता है, तो इन सभी को लगता है कि वो शायद जांका है, लेकिन वो बंदा जैसे पास आता है ये सभी देखते हैं कि वो तो जांका नहीं बल्कि कोई और है। तभी वो बंदा उनके बाहर जाने के रास्ते को तोड़ के बंद कर देता है, जिसके कारण रूडो, फोलो और ग्रीस अंदर ही फंस जाते हैं। क्या तुम भी राइडर हो? तुम जिस तरह से आए थे वहाँ पर एक और क्लीनर था, उसका क्या हुआ? तुमने उसका क्या किया? वो बंदा ताकतवर था, इसलिए मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मेरे जहर से वो ज्यादा देर टिक पाएगा। ये कहते वो बंदा अपने वाटर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने लग जाता है और उसका वाटर इंस्ट्रूमेंट एक क्लास वेपन था। रूडो, तुम मेरे पीछे ही रहना, मैं अपने टीममेट को कुछ भी होने नहीं दूंगा, भले इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैंने सुना था कि क्लीनर्स अपने साथ कुछ कमजोर और बिना पावर के सपोर्टर को भी रखते हैं, तो तुम मुझे बिना पावर के कैसे हराओगे निहत्ते? ग्रीस, ये बंदा सही कह रहा है, तुम इसे बिना हथियार के नहीं लड़ सकते, और वैसे भी मैं भी एक गिवर हूँ तो मैं इसे समझ सकता हूँ, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सामने से हट जाओ। तभी वो बंदा ग्रीस के अंदर अपने क्लास को घुसा देता है, जिसे देख के रूडो शॉक हो जाता है। वही ग्रीस का तालिस्मान ग्रीस से अलग हो जाता है, जिसे रूडो पकड़ लेता है और उस ताबीज को भी वाटर इंस्ट्रूमेंट में बदलने लग जाता है। मैंने ये बात पहले क्यों नहीं सोची? रूडो की ताकत असल में किसी भी चीज को छू के उसे वाटर इंस्ट्रूमेंट में बदलने की नहीं, बल्कि उस चीज की छुपी हुई अंदर की ताकत को बाहर निकालने की है। ग्रीस, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अगर मेरे लक्ष्य के बारे में मुझे याद न दिलाया होता तो मैं अभी भी किसी अंधेरे में भटक रहा होता, और इसे तो मैं मार मार के कहलाऊंगा कि ये तुम्हारे बारे में पहले जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ गलत है। लगता है कि इसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओ मुझे माफ कर देना, शायद मैं अपना नाम बताना भूल ही गया। मेरा नाम ज़ैबर है, और तुम्हारा क्या नाम है मेरे प्यारे से? राइट, मेरा नाम रूडो है और ये नाम तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, समझे? एक कहते ही दोनों लड़ाई शुरू कर देता है। उधर फोलो ग्रीस का खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीस का खून इतनी तेजी से निकल रहा था जिससे अगर
गिज को जल्दी मेडिकल सपोर्ट ना मिले तो गिज की जान भी जा सकती है। फॉलो, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और रूडो, तब तुम अपने वाटर इंस्ट्रूमेंट को इसलिए यूज नहीं कर पाए क्योंकि तब तुम्हारे दिमाग में बहुत से ख्याल चल रहे थे, जिसके कारण तुम अपने मेन गोल से भटक गए थे। लेकिन अब तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण शायद अब हमें तुम्हारी मदद करने के लिए जरूरत नहीं है। उसके बाद जैबर रूडो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रूडो इस समय से बच जाता है। तो जैबर रूडो के ऊपर लगातार हमला करने लग जाता है, लेकिन जैबर के एक भी हमले रूडो को छू भी नहीं पाते। आखिरकार ये क्या हो रहा है, मेरे एक भी हमले तुम्हें छू क्यों नहीं पा रहे हैं? ग्रीस ने कहा था वो इस ताबीज से प्रार्थना करता है कि सभी सुरक्षित वापस आ जाए, मतलब बिना चोट खाए। इसलिए मैंने इस वाटर इंस्ट्रूमेंट को बनाते समय इमेजिन किया कि दुश्मन के एक भी हमले मुझे छू ना पाए। ओह, तो फिर ऐसी बात है, अगर मेरे सारे हमले नाकाम हो रहे हैं तो तुम्हारे हमले से भी मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, तुम गलत हो, शायद तुम समझे नहीं। जैबर की तरफ से मैं बिना हिले तुम्हारे हर एक हमले से बच रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं हिल रहा बल्कि तुम मूव करो। इसलिए तुम अगर मेरे ऊपर हमला करते हो तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे हमले किस तरह से आएंगे और किस तरह जाएंगे। इससे मुझे तुम्हें मारने का बहुत समय मिल जाएगा। तभी जैबर रूडो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रूडो का वाटर इंस्ट्रूमेंट जैबर को देख के उसे हवा में फ्रीज कर देता है और रूडो जैबर के मुंह में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे देख के जैबर को बहुत खुशी होता है और उसे मजा भी आने लगता है। तुमने कहा था ना कि मुझे ले जाने से पहले तुम्हें थोड़ा सा मजा करना है, इसलिए आ जाओ, मैं तुम्हें भरपूर मजा दिलाऊंगा। तभी जैबर रूडो के एकदम करीब आके उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन रूडो का वाटर इंस्ट्रूमेंट जैबर को फिर से फ्रीज कर देता है और रूडो जैबर को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे देख के जैबर वहां पर चारों तरफ तोड़ फोड़ करके धूल उड़ाने लगता है, ताकि रूडो का वाटर इंस्ट्रूमेंट जैबर को देख ना पाए। और जैबर कुछ पिलर को तोड़ कर रूडो की तरफ फेंक देता है, जिससे रूडो बचने की कोशिश करने की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और जैबर रूडो के एकदम करीब आके उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन रूडो का वाटर इंस्ट्रूमेंट जैबर को फिर से फ्रीज कर देता है और रूडो जैबर को मुक्का मार के उसे जमीन में गाड़ देता है। लेकिन जैबर फिर से खड़ा होकर अपने स्पीड 2 गुना और 3 गुना बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी जैबर रूडो के वाटर इंस्ट्रूमेंट की नजर से बच नहीं पाता और उसका बुरा हाल हो जाता है। पता नहीं कितने साल बाद मेरी इतनी अच्छे से धुलाई हुई, आज तो मजा ही आ गया। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि तुम्हारा वाटर इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे ऊपर हमला करने की भावना को डिलीट करके वो हमला तुम तक पहुंचने से रोकता है, लेकिन मैंने जो तुम्हारे ऊपर वो पत्थर फेंके थे उनको तुम्हारे वाटर इंस्ट्रूमेंट ने नहीं रोका, क्योंकि तुम्हारे वाटर इंस्ट्रूमेंट को उन पत्थरों से हमला करने की भावना डिटेक्ट नहीं हुई। ऐसा है तो क्या हुआ? मेरे वाटर इंस्ट्रूमेंट का नाम मांकीरा है और इस वाटर इंस्ट्रूमेंट के दाहिने तरफ एक बहुत ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन है। एक कहते हैं जैबर इस न्यूरोटॉक्सिन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। रूडो, मैं अगर अपने बॉडी का कंट्रोल खो दूं और बिना सोचे समझे तुम्हारे ऊपर पागल की तरह हमला करूं तो तुम्हारा वाटर इंस्ट्रूमेंट उन हमलों को रोक पाता है या नहीं, चलो देखते हैं। एक कहते थोड़ी देर बाद जैबर का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो जोर जोर से पागल की तरह चीखना शुरू कर देता है। फिर जैबर रूडो की तरफ बहुत ही तेजी से हमला करता है, जिससे रूडो बहुत ही मुश्किल से बच पाता है। उसके बाद जैबर रूडो के ऊपर दोबारा हमला करता है तो रूडो जैबर का हाथ पकड़ के उसे दूर फेंक देता है, जिससे जैबर जोर जोर से फिर से पागल की तरह चीखना शुरू कर देता है। ये आखिरकार किस तरह का बंदा है, इसने इतने कम समय में मेरे वाटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना नहीं बल्कि उससे निपटने का रास्ता भी ढूंढना। ये तो सच में एक पूरा गिवर है, कहीं ये भी एक मैसोकिस्ट तो नहीं है? फिर हम रूडो का पास देखते हैं, जहाँ पर कुछ बच्चे रूडो को तंग कर रहे थे, लेकिन रूडो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो उस सभी बच्चे रूडो के एक मैसोकिस्ट कहते हैं और ये बात सुनकर रूडो रिएक्टर के पास जाके पूछता है कि ये मैसोकिस्ट क्या है। तो रिएक्टर कहता है कि मैसोकिस्ट वो लोग हैं जिन्हें दर्द में मजा आता है। प्रिजन में जैबर उठ के पूरी तेजी से रूडो के ऊपर अपने क्लोज से हमला कर देता है और रूडो को हमला लगने ही वाला था, तभी कहीं से जांगा का डंडा आके जैबर को धूल चटवा देता है। ओए, मुझे बिना हराए तुम यहाँ पर एक कमजोर गिवर से लड़ने के लिए आ गए, सच में तुमसे बड़ा नाकारा मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे भी तुमसे एक हिस्सा चुकता करना है तो रूडो, अब मुझे इसे लेने दो। तो फिर तुम इसके जहर से बच गए, लेकिन फिर भी तुम्हारी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। मुझे इतना भी कमजोर मत समझो बच्चे, और तुम्हें देख के लगता है कि तुमने अपने वाटर इंस्ट्रूमेंट को चलाना सीख ही लिया, तो तुम्हारा वाटर इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे ऊपर हमला करने की भावना को डिटेक्ट करके ट्रिगर होता है। हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता है? मैं काफी समय से तुम दोनों की लड़ाई को देख के उसे समझ रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर जो बनने वाला हूँ और तुम अपने इंस्ट्रूमेंट से इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते और इसकी वजह से मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। तुम रूडो, मुझे तुम्हारे ऊपर हमला करना पड़ेगा, फिक्र मत करो, ये बस एक टेस्ट होगा। आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो? सुनो रूडो, मैं इस हालत में लड़ना तो छोड़ो, ठीक से चल भी नहीं सकता और मैं अगर तुम पर वार करूँ तो हो सकता है तुम्हारा वाटर इंस्ट्रूमेंट ट्रिगर होकर मुझे बहुत तेजी से उस जगह पर पहुंचा दे जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। तभी जैबर उठ खड़ा हो जाता और इधर जांगा भी अपने स्टिक को लेकर रूडो के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। फिर जांगा जैसे रूडो के ऊपर हमला करता है, रूडो का वाटर
वाटर लिस्ट में एक्टिवेट हो जाता है और जांका को सीधा जेबर के पास पहुंचा देता है। फिर जांका अपने स्टिक की मदद से जेबर का मुंह तोड़ देता है। अरे यार, ये ट्रिक तो सच में काम कर गया। उसके बाद जेबर दोबारा खड़ा हो जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। तो ये दोनों भी वही ट्रिक को अपना के जेबर की धुलाई करना शुरू कर देता है और ये चीज ये दोनों बार बार करते हैं, जिससे जेबर की बुरी हालत हो जाती है और इतना मार खाने की वजह से जेबर फिर से होश में आ जाता है। अरे तुम तब तक जिंदा हो, तभी जांका एक जोरदार हमले के साथ जेबर को ही पर बेहोश कर देता है। उधर रोडो की पावर खत्म होते उसका वाटर लिस्ट में टूट के बिखरने लग जाता है। ये देख के रोडो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार एक क्यों हुआ और अब वो ग्रिस को क्या जवाब देगा। और रोडो ऐसा सोच ही रहा था तभी इसका शरीर पैरालाइज हो जाता है और जांका देखता है कि रोडो के शरीर में एक कट आया था, वो भी जेबर के क्लोज की वजह से। लेकिन जेबर ने एक कट रोडो को कब दिया था। लगता है कि जब मैं बेहोश था तब मैंने बहुत ही अच्छा लड़ाई लड़ा। आखिरकार कैसे, हमने तो तुम्हें मार मार के तुम्हारा बुरा हाल कर दिया था, तो तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। मेरा ये बाया पंजा देख रहे हो ना, इसके एक डोज से मैं अपने दर्द को एक ही झटके में ठीक कर सकता हूँ। हालांकि ये मेरे चोट को नहीं ठीक करता, लेकिन मानना पड़ेगा तुम दोनों ने मुझे अच्छी तरह से पीटा, इसके लिए मैं तुम दोनों का शुक्रिया करता हूँ। सच में आज तो मजा ही आ गया। और एक बात, मेरे दाएं पंजे का जहर 10 मिनट तक रहता है, लेकिन तुम्हारे लिए वो 30 मिनट तक रहेगा, इसलिए तुम्हें एक और डोज दे देता हूँ। ये कहते जेबर रोडो को उठा के वहाँ से बाहर जाने लग जाता है। फिर जेबर जैसे वहाँ से बाहर निकलता है, रियो वहाँ पर जेबर का इंतजार कर रही थी, तभी इंजन जेबर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। उसके बाद वहाँ पर बाकी क्लीनर्स की टीम भी आ जाती है। एक गड्ढा तो सच में बहुत ही ज्यादा गहरा है, अगर कोई इसमें फंस जाता है तो वो तो बाहर के लोगों से कांटेक्ट ही नहीं कर सकता। अगर टोमियो के पास के शहर से एक टेलीफोन बूथ ना मिल के हमें कांटेक्ट ना करता तो हमें शायद इसके बारे में कभी भी पता ही नहीं चलता। क्या तुम सभी मुझे यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हो? देखे तो सभी ताकतवर लगते हैं, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं तुम सभी के साथ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है रोडो को ले जाने का, और जब तक मैं अपना ऑर्डर पूरा ना कर लूँ मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो भी कैसे एक लड़के आके जेबर को कस के पकड़ लेता है और वो लड़की जेबर को कहते है कि हमारा समय समाप्त हुआ और बॉस ने हमें यहाँ से जाने को कहा है, तो यहाँ से चलो। और बॉस का नाम सुनते ही जेबर यहाँ से जाने के लिए मान जाता है। उसके बाद इंजन और बाकी सभी को दीवार के बीचों बीच मैनुअल दिखाई देता है। शायद इस मैनुअल से ये लड़की आई थी, लेकिन ये मैनुअल यहाँ पर कैसे आया इसके बारे में इंजन और बाकी सभी को कुछ भी नहीं पता है। रोडो, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा पाया, और एक्सपायर्ड होके भी तुम इतना अच्छा लड़े, मानना पड़ेगा। तो फिर अब मैं यहाँ से चलता हूँ। रुक जा कमीने, तुझे क्या लगता है कि तुम ग्रीस के साथ ऐसा करके इतनी आसानी से यहाँ से चले जाओगे? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ। अरे मेरे जहर के होने के बाद जो तुम बोल कैसे पा रहे हो? सच में रोडो तुम कमाल के बंदे हो। एक सेकंड, तुम्हारा ग्लव का वो पैटर्न, कहीं तुम्हारा ग्लव भी उस सीरीज का हिस्सा तो नहीं है? क्या इत्तेफाक है, बॉस ये सुन के बहुत ही खुश होंगे। तो अब मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे फिर कभी जब मैं तुम्हें दोबारा लेने आऊंगा। ये कहते जेबर और वो लड़की उस मैनहोल से वहाँ से निकल जाते हैं और वो मैनहोल भी वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देख के सभी हैरान थे। उधर कुछ समय बाद सभी को रेस्क्यू किया जाता है और ग्रीस की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। मुझे माफ कर देना ग्रीस, मैंने तुम्हारा कीमती चीज तोड़ दिया। कोई बात नहीं रोडो, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं उस ताबीज की बहुत केयर करता था, लेकिन मेरी कीमती चीज अगर तुम्हारे कुछ काम आया तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सच में रोडो तुम बहुत अच्छा लड़े। एक कहने के कुछ समय बाद ग्रीस का ताबीज के जो कुछ टुकड़े थे वो भी राख बन के हवा में उड़ जाते हैं। फिर अगले सीन में हम क्लीनर हेडक्वार्टर देखते हैं, जहाँ पर रोडो कहीं पर उदास बैठा हुआ था। तो इंजन रोडो के पास आके कहता है कि तुम ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठे हो, और मैंने सुना है कि तुमने अपनी पावर को जगा लिया है, इसलिए बहुत बहुत बधाई हो। उस कमीने ने ग्रीस को मारा। ऊपर भी ऐसा ही होता है, जो लोग मुझे बचाते हैं वो लोग आखिर में खुद ही मारे जाते और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पर आने के बाद मुझे लगा था कि मैं बदल गया हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, मैं वैसे का वैसा ही हूँ। ग्रीस को पता था कि वो क्या कर रहा है। उसने तुम्हें प्रोटेक्ट इसलिए नहीं किया कि तुम एक स्फीयरहेड हो, इसलिए किया क्योंकि उसे तुम्हें लोगों की परवाह करते देख है। और अब क्या तुम यहाँ पर पत्थर की मूर्ति बने बैठे रहोगे या मेरे साथ ग्रीस की बहादुरी के लिए उसे सम्मान देने जाओगे? फिर थोड़ी देर बाद रोडो जैसे ग्रीस के पास पहुंचता है, वो ये देख के शौक हो जाता है कि ग्रीस अभी भी जिंदा है। और तब तक ये बात सभी को पता चल गया था कि रोडो तब तक इसलिए उदास बैठा हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि ग्रीस अब नहीं रहा। तुम आखिरकार अभी तक जिंदा कैसे हो? उस सरफिरी का पंजा तुम्हारे सीने के आर पार हो गया था। ओ, इसलिए तुम्हें लगा कि मैं मर चुका हूँ। इससे मिलो, इसका नाम ईशा है और ये हमारी क्लीनेस में एक लौती हीलर है, इसने मुझे बचाया है, बस ये थोड़ी सी शर्मीली है। और रोडो, तुमने और जांका ने मिलकर उस सरफिरी राइडर को अच्छा मजा सकाया, और मुझे पता है कि तुम अभी भी मेरे ताबीज को लेके चिंता में हो। उसकी फिक्र मत करो, मुझे खुशी है कि ऐसे नाजुक सिचुएशन में मेरी कीमती चीज तुम्हारे कुछ काम आया। तभी आबार एक बंदा आता है और वो बंदा कहता है कि राइडर्स ने स्फीयर के बारे में बोला था, इसका मतलब वो लोग स्फीयर के बारे में ही रिसर्च कर रहे हैं। और इस बंदे को देख के रोडो को समझ नहीं आता कि ये आखिरकार कौन है। तो इंजन कहता है कि ये हमारा बॉस है, और ये बात सुनते ही रोडो शॉक हो जाता है कि एक
क्लीनर्स का हेड है। रूडो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने सुना था कि तुम क्लीनर्स में कुछ दिनों के लिए रुक रहे हो, वो भी जानकारी के लिए, इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता था कि तुम्हारे क्लीनर्स में कोई जगह नहीं है, लेकिन तुमने अपनी जान दाव पे लगा के हमारे लोगों को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऊपर से तुम्हारे पास एक ऐसी पावर है जिससे हमें बहुत ही फायदा होगा, इसलिए आज से मैं तुम्हारा ऑफिशियली क्लीनर्स में स्वागत करता हूँ। इसके बाद तुम मेरे ऑफिस में आओ, वहाँ पर मेरे पास तुम्हारे लिए क्लीनर्स के कुछ नए कपड़े हैं और तुम्हारे लिए कुछ जरूरी जानकारी। उसके बाद रूडो बॉस के कमरे में जाते हुए उसे पता चलता है कि जो कोई भी बॉर्डर को क्रॉस करते स्पीयर पे जाने की कोशिश करता है वो जिंदा नहीं बचता। उसके बाद बॉस एक औरत की कहानी सुनाता है जो कि नो मैन लैंड के अंदर रहता है, यानी पॉलिटिक जोन के अंदर। एक बार एक ट्रैवलर नो मैन लैंड को क्रॉस करते समय वो वहाँ पर खो गया था, तो उस औरत ने उस आदमी की मदद किया। तो उस आदमी ने उस औरत को पूछा कि तुम आखिरकार ऐसी जगह में क्यों रहते हो, तो उस औरत ने कहा मैं यहाँ से उन लोगों को देखता हूँ जो कि ऊपर से नीचे आते हैं। इसका मतलब उस औरत ने उन लोगों को भी देखा जो कि ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर भी चले गए, वो भी जिंदा, पता नहीं कैसे, लेकिन वो लोग ऊपर जाने के काबिल थे। इसका मतलब मैं अगर उनमें से एक शख्स का भी पता लगा लो तो मैं ऊपर जाने का रास्ता जान सकता हूँ। हाँ, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए संभाल के रहना। फिर 6 घंटे बाद रूडो नो मैन लैंड के उस औरत से मिलने जाने के लिए निकल जाता है और पीछे से फॉलो रूडो को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इतनी जल्दी वो भी बिना तैयारी के वहाँ पर जाना सेफ नहीं होगा। तभी इंजन वहाँ पर आके रूडो को कहता है सुनो बच्चे, एक कोई हलवा खाना जितना आसान नहीं है, समझे। नो मैन लैंड में पता नहीं कितने ट्रैश बिल्स होंगे और किस किस तरह के ट्रैश बिल्स होंगे, और हमें उन राइडर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पता नहीं वो लोग तुम्हारे ऊपर कब हमला कर दे, इसलिए अभी के लिए तुम अपने कमरे में जाके आराम करो। तो रूडो इंजन की बात मान लेता है और अपने कमरे में जाके आराम करने लगता है, लेकिन रूडो को ये सब बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है और रूडो सोचता है कि काश यहाँ पर मैं अगर कचरा चुनने भी जा सकता था। तभी यहाँ पर रियो आके कहती है रूडो तुम अगर अभी फ्री हो तो मैं तुम्हें क्लीनर हेडक्वार्टर दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद रियो रूडो को क्लीनर हेडक्वार्टर दिखाने लग जाता है और दिखाते दिखाते रियो रूडो से पूछते हैं कि आखिरकार रूडो तुम ऊपर क्या करते थे, तो रूडो कहता है कि मैं ऊपर ज्यादातर समय कचरा चोरी करता था और बाकी समय में रेक्टो की डांट खाता था। तो क्या तुमने कभी मिठाई खाई है? मिठाई और डिश तो अमीरों का है, हमें तो बस मिठाई को देखना ही नसीब होता था। हमारे पास बहुत मिठाई है, तो क्या तुम खाना चाहोगे? उसके बाद रियो रूडो को मिठाई के पास ले जाता है और मिठाई को देखकर रूडो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर रूडो एक मिठाई को चख के देखता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है और पागले की तरह खाना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद रूडो मिठाई का पूरा स्टॉक ही खत्म कर देता है। उसके बाद हम जांको को देखते हैं जो कि कई बार जा रहा था, तभी उसे कुछ गोल मटोल चीज दिखाई देता है और उसे देख के जांका बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर जांका जैसे उसे ध्यान से देखता है वो तो रूडो था जो कि मिठाई को ज्यादा खाने की वजह से उसका शरीर गोल मटोल हो गया था। फिर अगले सीन में जांका रूडो को एक चाकू पकड़ा देता है और उसे वाटर इंस्ट्रूमेंट में बदलने को कहता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी रूडो उसे वाटर इंस्ट्रूमेंट में बदल नहीं पाता। रूडो तुमने कहा था कि तुम्हें लोगों की फेंकी हुई चीजें ठीक करना अच्छा लगता है, तो शायद तुम्हें कूड़े की जरूरत है, यानी कुछ ऐसी टूटी हुई चीज जिसे तुम ट्रांसफर कर सको। उसके बाद जांका रूडो के सामने बहुत सारे टूटे हुए चीज ला देता है और रूडो उनमें से एक चीज को उठा के उसे वाटर इंस्ट्रूमेंट में बदल देता है, जिसे देख के रियो और जांका देखने की कोशिश करते हैं कि रूडो एक ही बार में कितने चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो रूडो 2 और चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही रूडो के नाक से खून निकलने लग जाता है। हर बार ऐसा ही होता है, जब भी एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है इसके नाक से ऐसे ही खून निकल आता है। मुझे लगता है कि इसके ग्लव का क्वालिटी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इसका शरीर इस क्वालिटी को झेल नहीं पाता। तो रूडो को समझ नहीं आता कि इंजन क्या कह रहा है, तो इंजन रूडो को समझाता है जैसे कोई भी चीज जितना ज्यादा पुराना होता है उसकी कीमत आसमान छू जाता है और इसे म्यूजियम में रख देता है, उसी तरह तुम्हारा ग्लव भी बहुत ज्यादा पुराने है और इसे ही हम क्वालिटी कहते हैं। जिस किसी के भी इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी जितना ज्यादा होगा उसकी पावर ही उतना ज्यादा होगा। लेकिन उस दिन जब मैंने ग्रीस की ताबीज को वाटर इंस्ट्रूमेंट में बदल दिया था तो वो इस तरह टूट के बिखर क्यों गया था? मुझे लगता है कि तुम्हारा ग्लव मकसद पूरा करता है, यानी कोई भी ऐसी चीज जिन्होंने लोगों ने फेंक दिया है या तोड़ दिया है उनको तुम रिसाइकिल करके उनके असली मकसद को पूरा करने लायक बना देते हो। मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, ऐसा रूडो की पावर का एक हिस्सा है। रूडो कोई भी टूटी हुई चीज की पूरी लाइफ की पावर को निकाल के उसे काम में लगाता है और आखिर बार उसे आराम करने देता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन उस राइडर ने तुम्हारे ग्लव को किसी सीरीज का हिस्सा कहा था, उसका मतलब क्या है? लेकिन रूडो की इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो रियो कहते हैं कि तुम्हारे ग्लव का नाम क्या है, क्योंकि इन सभी के इंस्ट्रूमेंट का एक एक नाम है। तो रूडो कहता है कि मैंने इसके बारे में पहले सोचा ही नहीं था। तो जांका कहता है हमारे पास बहुत समय है तो आराम से बैठ के सो जाना। उसके बाद हम उन्हें राइडर्स को देखते हैं जो कि अपने बॉस के पास पहुंच गए थे और यहाँ पर जाके हमें पता चलता है कि ये लोग जिस सीरीज की बात कर रहे थे असल में उसका नाम द वॉचमैन सीरीज है और इसी सीरीज की एक चीज इनके बॉस के
के पास। फिर रात के समय रूडो अपने ग्लव को धो के वापस अपने कमरे में जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि रियो रूडो के बेड में लेटी हुई है। तुम आखिरकार मेरे बेड में ऐसे लेटी क्यों हो? मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के ठीक ऊपर है और तुम काफी चीख रहे थे, इसलिए मैं विंडो से तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आ गई। ओ इसलिए क्योंकि मुझे ग्लव पहन के ज्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन कभी कभार मुझे ग्लव खोल के उनको धोना भी पड़ता है। तुम्हारे हाथ के वो घाव जलने के तो नहीं लगते हैं? इसके बारे में तो तुम्हें मेरे घटिया पेरेंट्स से पूछना चाहिए। पेरेंट्स हमें बहुत कुछ देते हैं, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी। क्यों ठीक है ना रूडो? एक कहते रियो हंस से चली जाती है। फिर हम बॉस को देखते हैं जो कि रूडो को कहता है कि तुम्हें नो मैन लैंड में जाने से पहले एक स्पेल को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। और ये बात सुनकर रूडो को कुछ समझ नहीं आता तो जैम्यू कहती है सुनो, नो मैन लैंड में कुछ भी हो सकता है, एक गलत कदम और तुम खत्म। इसलिए हम एक स्पेशल गिवर के द्वारा अपने ऊपर एक स्पेल कास्ट करते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, लेकिन वो स्पेशल गिवर अभी यहाँ पर है नहीं, इसलिए तुम्हें सिटी ऑफ ग्राफिक्स में जाना पड़ेगा। उसके बाद इंजन रूडो को अपने टीम से मिलाता है जो कि नो मैन लैंड में उस औरत को ढूंढने जाएगा। और इंजन ये भी कहता है कि ज्यादातर समय में हम सपोर्टर्स को ही लेते हैं, लेकिन जब नो मैन लैंड की बात हो तो कमजोर सपोर्टर की गिनती कम करके हम ज्यादा से ज्यादा गिवर्स को ले लेते हैं। इसके बाद उनमें से जो बड़ा वाला बंदा था जिसका नाम डेलमोड है, और रूडो के पास आके चिल्ला के कहने लगता है कि रूडो के ऊपर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उसे बुरा लग रहा है, लेकिन ये तो कैसे भी उदास होने वाला रिएक्शन नहीं लग रहा था। खैर जो भी हो, तभी वही पर ही और दूसरा वाला बंदा जिसका नाम टेम्सी और डेलमोड को रोक के कहता है कि तुम रूडो को परेशान करना बंद करो। और रूडो डेलमोड अजीब सा हो सकता है लेकिन वो बुरा आदमी नहीं है। उसके बाद सभी सिटी ऑफ ग्राफिक्स जाने के लिए निकल जाते और थोड़ी देर बाद वो सभी सिटी ऑफ ग्राफिक्स में पहुंच जाते। और इस शहर को देख के रूडो थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि इस शहर के पूरे ऊपर बस पेंटिंग ही बनी हुई थी। ज्यादातर शहर के लोग ऐसा ही करते हैं, वो लोग कचरे की बारिश से बचने के लिए अपने शहर को ऐसे ही पेंट करते हैं, लेकिन जो लोग शहर के अंदर नहीं जा पाते वो लोग कचरे की बारिश में दब के मर जाते हैं। लेकिन तुम्हें इससे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ये गलती तुम्हारी नहीं है। फिर इंजन और बाकी सभी सिटी के अंदर जाने लग जाते हैं। वही बाहर दो और बंदे थे जो कि सिटी के अंदर नहीं घुस पा रहे थे। रूडो तुम बिना किसी फिक्र के अंदर आ जाओ, जब तक तुम बुरे इरादों से अंदर नहीं आते हो तब तक तुम आराम से अंदर आ सकते हो। उसके बाद रूडो भी अंदर चला आता है। फिर हम सिटी को अंदर से देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ से पेंटिंग की बनी हुई थी और सभी लोग अपना काम धंधा छोड़ के बस पेंटिंग ही कर रहे थे। यहाँ के सभी लोगों को पेंटिंग करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसे बकवास समझते हैं, इसलिए इस सिटी ऑफ ग्राफिक्स को बनाया गया था। तो क्या हम यहाँ पर इन पेंटिंग को ही देखने के लिए आए हैं? नहीं, हम यहाँ पर उस आर्टिस्ट गिवर से मिलने आए हैं जो कि कोई भी पेंटिंग बना के एक स्पेल एक्टिवेट कर देता है। जैसा कि तुमने पहले ही देखा था कि मेन गेट पर दो बंदे एंटर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस आर्टिस्ट गिवर ने उस गेट पर पेंटिंग करके इमेजिन किया था कि बुरे सोच वाले आदमी इस गेट को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और इंजन ऐसा कह ही रहा था तभी एक बच्ची आके इंजन से टकरा जाती और इंजन का चेहरा देख के रो के वहाँ से भाग जाती है, जिसे देख के रियो इंजन को कहने लगती है कि तुमने एक बच्चे को रुला दिया। तभी इस शहर के मेयर वहाँ पर आ जाते हैं। मेयर, आज से दोबारा मिलकर बहुत खुशी। असल में हम गो से कुछ स्पेल लेने के लिए आए हैं। तो मेयर कहता है कि तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। गो आज सुबह ही चल बसा। और ये बात सुनकर सभी उदास हो जाते हैं और गो की बॉडी देखने के लिए चले जाते हैं। गो की मौत पॉल्यूशन से हुई है। गो सेफ जोन में पेंटिंग करके खुश नहीं था और वो पॉल्यूटेड जोन में पेंटिंग करने चले गया। मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत बार बिना मास्क के पेंटिंग करने पॉल्यूटेड जोन में गया था। मैंने उसे बहुत बार वार्न भी किया था लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। गो ने अपने वारिस को पहले चुन लिया था जो कि गो के बाद इस पैन को चलाने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये लोग अपने वारिस को कैसे चुनते हैं। उसके लिए उसका माइंडसेट होता है या उसकी पेंटिंग करने का कला। लेकिन आज तक जो कोई भी इस पैन को विरासत के तौर पर मिला है वो एक स्पेल कास्टर गिवर बना है। इस बच्ची से मिलो। इस बच्ची का नाम रैमलिन है और गो ने इसे अपना सक्सेसर चुना है। कोई भी आर्टिस्ट के लिए पेन पाना बहुत ही बड़े ऑनर की बात है, लेकिन उसी के साथ साथ इस शहर की और बाकी चीजों की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों में आ जाता है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि ये बच्ची इतनी बड़ी जिम्मेदारी को ले पाएगा। तभी रैमलिन चीखना शुरू कर देती है और सभी को कहते हैं कि ऐसा रोने से कुछ फायदा नहीं होगा। एक कहते रैमलिन गो का पैर लेकर छत के ऊपर चली जाती है। गो अब हमारे बीच नहीं रहा जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, लेकिन हम अगर ऐसे ही रोते रहे तो गो की आत्मा को कभी भी खुशी नहीं होगी। एक कहते रैमलिन उस पैन के ढक्कन को खोल देती है और उसके अंदर गिवर वाली पावर जाग उठती है। फिर इसका पैन भी ट्रांसफॉर्म होकर ब्रश में बदल जाता है। इसके बाद रैमलिन उस ब्रश से जमीन में एक ड्राइंग बनाती है जिससे कि उसके स्प्रे करने वाला कैन एक्टिवेट हो जाता है और इसमें से पटाखे फटने लग जाते हैं। वही इन नजर सभी शहर वाले देख रहे थे और रैमलिन सभी को कहती है उदास ना होकर पार्टी करने के लिए, जिससे सभी के अंदर फिर से जोश भर रहा था और सभी फिर से पेंटिंग करने लग जाते हैं। मैं शायद खामखा इसकी फिक्र कर रहा था। फिर कुछ टाइम में रैमलिन रूडो के चेहरे में जोकर जैसा ड्राइंग बना देता है और रूडो का चेहरा देखकर रैमलिन काफी जोर जोर से हंसने लग जाती है।
तुम आखिरकार इस तरह हंस क्यों रहे हो और मेरे चेहरे को इस तरह जोकर जैसा पेन क्यों किया है? अब मेरा डाउट क्लियर हो गया है कि किस तरह के लोग इस स्पेल कास्टर बन जाए, क्योंकि रेमलिन को अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो वो एकदम गो की तरह लग रहा है, लेकिन रेमलिन को लेकर अब कितने स्पेल कास्टर हुए हैं? तो मेयर कहता है कि रेमलिन को लेकर अब 6 स्पेल कास्टर हुए हैं। चलो बेकार की बात बहुत हुई है, थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। मेरा नाम रेमलिन है और मैंने एक चीज नोटिस की कि मैं अगर किसी के ऊपर ड्राइंग करता हूँ और होगा और उसकी मर्जी के खिलाफ होता है तो मेरा स्पेल उसके ऊपर काम नहीं करता। वैसे ही पहले शहर की दीवारों में ड्राइंग करने से पहले मुझे लोगों की परमिशन लेना पड़ता था। गोवा के साथ भी ऐसा ही होता था कि अब उन्हें उनके पूर्वजों की गिवर वाली पावर ही मिलती है। मैंने सुना है कि सभी स्पेल कास्टर की पावर एक जैसी है, लेकिन समय के साथ साथ थोड़ा बहुत फर्क भी नजर आता है। नहीं, हम सभी की पावर एक जैसी इसलिए है क्योंकि हम सभी को ड्राइंग करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और हम ड्राइंग में एक अलग ही जान भर देते हैं कि भी अगर मुझे अपने सक्सेसर को चुनने का मौका मिले तो मैं भी वैसे ही अपने सक्सेसर को चुनूंगा। अब मुझे पता चला कि तुम सभी की पावर सिमिलर क्यों है, क्योंकि तुम सभी स्पेल कास्टर एक जैसे सोचते हो। इसके बाद रेमलिन रूडो के ऊपर ड्राइंग करने के लिए रेडी हो जाती है और अपने वाटर इंस्ट्रूमेंट को एक टैटू करने वाले मशीन में बदल देती है, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं और रेमलिन से पूछते हैं कि आखिरकार उसने ये कैसे किया। तो रेमलिन कहती है, ओ मुझे लगा कि इसके ऊपर ड्राइंग करने के बजाय टैटू करना ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए बस मैंने ये इमेजिन किया और मेरा वाटर इंस्ट्रूमेंट इस टूल में बदल गया। तो फिर तुम स्पेल कास्ट नहीं करते हो बल्कि अपने हिसाब से अपने वाटर इंस्ट्रूमेंट को बदल भी सकते हो। सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। ठीक है, अभी के लिए टैटू करने के बजाय मैं सभी के ऊपर ड्राइंग बना देते हुए एक कहते हैं रेमलिन सभी क्लीनर्स के ऊपर प्रोटेक्टिव स्पेल वाला ड्राइंग बना देती है और सभी को प्रोटेक्टिव स्पेल मिल जाने के बाद इंजन रेमलिन को और मेयर को बाय कह के वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। रेमलिन, मुझे सच में तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं दोबारा जरूर यहाँ पर तुमसे मिलने आऊंगा। मैं भी कभी ना कभी क्लीनर हेडक्वार्टर में ड्राइंग करने आऊंगी। इसके बाद वैसे भी उनको बाय करके वहां से जाने लग जाता है और क्लीनर हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले इंजी रूडो के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहता था, तो इंजी रूडो को एक वेयरहाउस के अंदर ले जाता है और वहाँ पर चारों तरफ चमचमाते हुए कचरे को देख के रूडो उनके ऊपर कूद पड़ता है। पता नहीं इसके अलावा और कौन कचरे का इतना शौकीन हो सकता है। और रूडो का कचरा चुनने के हो जाने के कुछ समय बाद वो सभी क्लीनर हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं और हेडक्वार्टर पहुंचते ही वहाँ पर एक बंदा एक फटे हुए ढोल की तरफ बकबकिए जा रहा था। रूडो, इससे मिलो, ये हमारा डिजाइनर है और इसका नाम अगस्ट है और इसे देख के लगता है कि इसने तुम्हारे फुल फेस बना लिया है। हाँ, मैंने वो बना दिया, वो भी परफेक्ट। पहले कभी भी मुझे तुमसे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन सोते समय मैंने तुम्हारे चेहरे का माप ले लिया था और जैमी और इंजी ने मुझे तुम्हारे चेहरे के बारे में और भी कुछ बताया था, इसलिए मैंने उसमें और भी कुछ बढ़िया फीचर्स ऐड कर दिया। तभी यहाँ पर ईशा आती है और अगस्त को कहते हैं कि बड़े भैया अब ऐसा करना बंद कीजिए, लेकिन उसका पागल भाई तो कुछ भी सुन ही नहीं रहा था और रूडो को इन दोनों को देख के पता चल गया था कि ये दोनों भाई बहन है। फिर वो सभी नोमैन लैंड में जाने के लिए निकल जाते हैं और नोमैन लैंड में पहुंचने से पहले इंजी रूडो से उसका चोकर मांगता है और सभी थोड़ा थोड़ा करके अपना खून उसके चोकर में लगा देते हैं। ये चोकर एक कम्युनिकेटर जैसा है, जिस किसी के खून का लेन देन हुआ है वो चाहे तो बिना किसी फिक्र के हमें से किसी के साथ भी कांटेक्ट कर सकता है। ये तो सच में कमाल का टेक्नोलॉजी है, कहीं एक यूएस के बना हुआ कोई टूल तो नहीं है। फिर फाइनली वो सभी डेजर्ट के नोमैन लैंड में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आने से पहले सभी ने अपने फुल फेस को पहन लिया था। उसके बाद टाइम से वहाँ के रेत को चेक करके सभी को कहता है कि ये रेत नहीं बल्कि कचरे का मलबा है। तभी यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए कुछ मेहमान आने लगते हैं। लगता है कि उस औरत को ढूंढने से पहले हमें इन सभी का कुछ करना पड़ेगा। वही रूडो उन सभी से भिड़ने के लिए अकेले चला जाता है और हम देखते हैं कि रूडो का फुल फेस उसके ऊपर काफी ज्यादा कूल लग रहा था। फिर हम जेबर और जेबर के बॉस को देखते हैं। जेबर के बॉस ने जेबर को उसी डेजर्ट के नोमैन लैंड में कुछ लाने के लिए भेज दिया होता है। इधर रियो अपने कैची की मदद से बिच्छू जैसे दिखने वाले ट्रैश बीस की हजामत करने लगता है। उधर जांका भी अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से एक बीस्ट का काम तमाम कर देता है, जिसे देख के बहुत सारे बीस्ट जांका को घेर लेते हैं। तो जांका भी इन सभी ट्रैश बीस से लेने के लिए तैयार हो जाता है। उधर इंजन ऊपर से अपने छाते को लेके एक मीटर की तरह नीचे गिरता है, जिससे सभी ट्रैश बीस का गेम ओवर हो जाता है। लेकिन एक ट्रैश बीस इंजन के हमले से बच गया था। ओ तेरी, एक मेरे हमले से बच गया, तो इसे तुम ही देख लो रूडो। तो रूडो इस ट्रैश बीस के पास जाके एक कीबोर्ड को ट्रांसफर कर लेता है, जिसका एहसास एक लड़की को होता है। फिर रूडो उस कीबोर्ड में कुछ टाइप करने लगता है, जिससे उस कीबोर्ड का की निकल के उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और रूडो ने जो कुछ भी इस कीबोर्ड में लिखा था वो उस ट्रैश बीस के ऊपर छप जाता है। उसके बाद रूडो का कीबोर्ड बिल्कुल ग्रीस के ताबिज के जैसे धूल में मिल जाता है। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जिसे रूडो के पावर का एहसास हुआ था और वो लड़की कह दिया, क्या तुम सभी एमओ से मिलने के लिए आए हो? ये लड़की आखिरकार अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई और इसके होने का मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ? और तो और इसने मास्क भी नहीं पहना है, कहीं तुम वही लड़की तो नहीं हो जो कि स्पेयर के लोगों को नीचे गिरते हुए देखते हो? तो वो लड़की हाँ कहती है। यहाँ की हवा काफी ज्यादा गंदी है, तो क्या तुम सभी एमओ के घर जाके बात करना चाहोगे? वहाँ पर तुम्हें मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
थी। फिर सभी एमो के पीछे जाने लग जाते हैं और एमो का घर देख के सभी हैरान हो जाते हैं कि ऐसी जगह में भी कोई ऐसा घर हो सकता है। और रूडो एमो का घर देख के मन में कहता है कि एक घर कैसे स्पीयर तक जाता है। लिविंग रूम थोड़ा सा खराब है, इसलिए तुम सभी को मेरे कमरे में आके बात करना पड़ेगा। और यहाँ पर बाहर की हवा अंदर नहीं आती है, तो तुम सभी को अपने मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। और अपना चेहरा दिखाए बिना किसी से बात करना भी बहुत बुरी बात होता है। उसके बाद सभी एमो के कमरे में आ जाते हैं और एमो सभी का चेहरा देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तुम सभी तो बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, तो बता तुम सभी मुझसे क्या बात करके शुरुआत करना चाहते हो? मैंने सुना है कि तुमने उन लोगों को देखा है जो स्पीयर से ग्राउंड में और ग्राउंड से स्पीयर में आते जाते रहते हैं, इसलिए मैं उनमें से किसी भी एक पर्सन से मिलना चाहता हूँ या उसके बारे में जानना चाहता हूँ। ओह ऐसी बात है, तो चलो टॉपिक चेंज करके अब बात करते हैं कि तुम्हें किस तरह के लड़कियों में इंटरेस्ट है। जैसे कि मुझे उन लड़कों में इंटरेस्ट है जिनके शरीर से बहुत ही तगड़ी स्मेल आती है। मेरे लिए फेस मैटर नहीं करता। जैसे कि अब मुझे तुम में से वो बड़ा वाला बंदा पसंद आया है। एक कहते ही एमो बहुत ही अजीब तरह से हंसने लग जाती है और रूडो एमो का चेहरा देख के घबरा जाता है। सुनो लड़की, अगर तुम प्यार की बातें करके जानकारी दोगे या तुम्हारे लिए जानकारी की कीमत प्यार की बातें है तो हम ये कर लेंगे। और ये बात सुन के एमो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तुम सभी तो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए थे ना, तो अब ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे कि तुम सभी एमो का इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि कोई यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आया है, लेकिन तुम तो बस मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। कम से कम तुम यही झूठ कह देते कि तुम सभी यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो। शायद मैंने कहने में कुछ गलती कर दी, लेकिन अब मैं कह दूं कि मुझे तुम पसंद हो। लेकिन एमो को अभी नहीं पसंद नहीं था, तो एमो अपनी गिवर वाली पावर जगा देती है और सभी को ये देख के पता चल जाता है कि एमो भी एक गिवर है। तभी रूडो नोटिस करता है कि एमो के जूतों में भी वही पैटर्न है जो कि रूडो के ग्लव में है। अब जबकि लोहा गर्म हो ही चुका है तो हथौड़ा मार देना ऐसे ही होगा। तभी डेल्मर पीछे से इंजन के ऊपर हमला कर देता है और ये देख के सभी चौंक जाते हैं। मुझे पता चल गया है कि तुम उनकी बात सुनते हो जो तुम्हारे अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन जो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलता उनका हाल तुम इंजन की तरह करते हो। तो अब मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करना, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और जांगा का ये बात सुनकर एमो रोने लग जाती है। तो डेल्मर एमो के सामने आके सभी को कहता है कि मैं एमो की रक्षा करना चाहता हूँ, तो सभी एमो से दूर हो जाओ। मैं डेल्मर को बचपन से जानता हूँ। डेल्मर इसके कंट्रोल में नहीं है बल्कि खुद से इसकी रक्षा करना चाहता है। तो डेल्मर ने हमें धोखा दे दिया।